Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो जो आज वीडियो होने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो बिकॉज जो भी राजस्थान के अंदर जो थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि थर्ड ग्रेड के स्पेशली जो जो मेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स और साइंस का उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये देखो वीडियो जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ में मैं क्या करूँगा, मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस के अंदर है वो सारी चीज़ कंप्लीट करूँगा. और स्पेशली ये जो वीडियोज़ हैं ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करी गई है. ठीक है, ताकि आप जो भी इंग्लिश मीडियम से हो अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आए. बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो कुछ सिलेबस भी जो हमारे पास अवेलेबल है वो हिंदी के अंदर अवेलेबल है. और जब भी कई जगह जाते हैं तो आप हिंदी में पढ़ नहीं पाते हो, इतना कंफर्टेबल हो नहीं पाते हो. तो उसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश मीडियम के अंदर ये वीडियो निकाल रहा हूँ. तो आप यहाँ पर जाके वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से देखिए. और हम क्या करेंगे, देखो मेरा टारगेट क्या है कि इस वीडियो में क्या है, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं. जैसे आज का जो पहला चैप्टर है वो का नंबर सिस्टम, जो कि हमारा सिलेबस में फर्स्ट नंबर है. अब नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस किस चीज़ों से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है तो उसमें जो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. यहाँ से क्वेश्चन आया था. ठीक है, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, यूनिट डिजिट्स क्या होती है, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट्स, सेकेंड, आवर. और लास्ट में क्या करेंगे, जो प्रीवियस हमारे पास जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, जो 2022-21 के अंदर हमसे हुआ था, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, और हम देखेंगे कि कितने लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितना हम अपना लेवल बढ़ा सकते हैं. बिकॉज देखो अभी एक्चुअल में ऐसा है प्रेजेंटली कि गवर्नमेंट ने इतनी क्या है, जो पोस्ट है ना, जो पहले पिछली बार कितनी 48 या 45 हज़ार के आसपास पोस्ट आई थी, उतनी अभी तक अनाउंस नहीं करी है. और इस बार पोस्ट बहुत कम है, 7-8 हज़ार ही लमसम. तो आप समझ सकते हो कि इस बार कंपटीशन का जो लेवल है, जो स्तर है, बहुत हाई चलेगा. जो अगर पिछली बार 190 कट ऑफ गई थी, तो इस बार आप मान के चलो 230 या 240 प्लस कट ऑफ जाएगी. बिकॉज उस टाइम के जो भी लोग सेलेक्ट नहीं हो वो भी सारे आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड वाले भी सारे आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी सारे आ रहे हैं. ठीक है, तो कंपटीशन इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारा बढ़ जाएगा. ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये जो टॉपिक, ये जो मैंने कोर्स निकाला, बैच निकाला है, अगर आपको ज़ीरो से भी आप स्टार्ट करोगे ना, तब भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है. जैसा कि मेरी वीडियोस के अंदर मैं अपनी खुद की फेस जो वीडियो होता है वो मैं ऐड करता हूँ. बट ये जो कोर्स निकाल रहा हूँ, बिकॉज ये कोर्स बहुत जल्दी निकालना है, फटाफट मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली है, सिर्फ अपनी वॉइस इस्तेमाल करी है. ठीक है, तो देखो मेरा कहना ऐसा है कि मेन आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बस उतना ही चाहिए मुझे. ठीक है, तो आपसे स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर एक बार देख लो, पूरी वीडियो देख लो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. क्योंकि पूरा मैं कोर्स फ्री में निकाल रहा हूँ. आप कहीं भी जाके देख लीजिए, भले आप बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाओगे तो वो सब आपसे पेमेंट लेंगे, वो सब आपसे मतलब कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे. बट यहाँ पर मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा, प्रॉपर फ्री एक्चुअली में पढ़ा रहा हूँ. तो वो पढ़ाऊँगा बिल्कुल डिटेल में. ठीक है, इन सब वीडियोज़ की जो PDF है वो सब PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मिल जाएगी, वीके स्क्वायर RJ. तो आप यहाँ जाके देख सकते हो. ठीक है, तो अब हमारा फटाफट बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते. तो ये मेरा ब्रीफ या कह सकता हूँ शॉर्ट इंट्रोडक्शन था. ठीक है, तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमने क्या लिखा, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हम यहाँ पर चीज़ कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है जो हम पढ़ते हैं. देखो अगर अभी प्रेजेंट मुझे पता है कि आप सब B.Ed करके आए हो, लेवल 2 वालों के लिए मैं मतलब ये कोर्स करा रहा हूँ, तो लेवल 2 के अंदर सब B.Ed करके आए हैं और सब ने अपनी अपनी ग्रेजुएशन करी है. क्योंकि अगर आप मैथ्स और साइंस वाला फॉर्म भर रहे हो तो आपने BSc ज़रूर करी होगी. ठीक है, BSc ज़रूर करी होगी, तो आपने मैथमेटिक्स BSc के अंदर पढ़ी होगी. तो आपको पता है एक चीज़ हमने पढ़ी थी, रियल नंबर्स. ठीक है, तो रियल नंबर्स हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बिकॉज रियल नंबर सबसे मेन है, सबसे ज़्यादा नंबर जो आते हैं वो रियल नंबर में आते हैं. अब रियल नंबर की खासियत है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स. मतलब रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर हम जानते हैं, भले वो डेसिमल हो, होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, जो भी नंबर आप जानते हो जितने भी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहली जो टॉपिक है वो लिख देता हूँ, व्हाट इज़ रियल नंबर. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर. मतलब यहाँ पर रियल नंबर क्या हो जाएंगे,
ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, वेदर दे आर रैशनल या इर्रेशनल, ठीक है। अभी रैशनल इर्रेशनल नंबर्स क्या है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले रियल नंबर मैं आपको इसलिए समझाया बिकॉज रियल नंबर समझोगे तो आप इसके सब पार्ट्स है, सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर के बाद में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना होता है, यहाँ पर क्या पढ़ना होता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स ऐसी चीज़ होते हैं जो भी नंबर्स जो कि नॉन फ्रैक्शनल हो, क्या हो, पहली चीज़ तो क्या लिखनी चाहिए, दोज नंबर विच आर व्हाट, नॉन फ्रैक्शनल, मतलब क्या है कि p/q का नहीं होना चाहिए, ठीक है, p/q वाले टाइम में नहीं होने चाहिए। सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में लिखूँ तो क्या होता है, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फाइनेट तक, ठीक है, ये माइनस इन्फाइनेट तक, ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं मतलब इंटीजर्स प्लस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर तो सब हो सकते हैं, बट अब स्पेशली बात करेंगे इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, पर ये जरूर चीज़ है कि p/q की फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं उन टॉपिक का नाम है होल नंबर्स। क्या नाम है, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो सिंपल सी चीज़ है, होल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो से बड़े, कितने, ज़ीरो से बड़े जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होंगे, ज़ीरो के अलावा जो पॉजिटिव नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि p/q की फॉर्म में हो, ठीक है, दोज नंबर विच आर इन द p/q फॉर्म, मतलब दोज नंबर विच आर इन p/q फॉर्म, ठीक है। p/q के फॉर्म में जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। कोई भी हो सकते हैं रैशनल नंबर, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहूँ तो 1/2 1/3 1/ लेट्स से 29 और एनीथिंग, ये सो भी जो नंबर होंगे, जो भी ऊपर भी कुछ भी ला, जरूरी नहीं 1 लाना, मतलब p/q की फॉर्म में होने चाहिए। हाँ, बट एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए यहाँ पर कि q वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये वाली q है, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो इन्फाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमारे पास ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, p/q लिखा हुआ आ जाए तो इसमें लिखा हुआ जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, या कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म या रेशियो, मतलब दोज नंबर विच कैन नॉट expressed in ratios या p/q फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्या क्या चीज़ मैंने लिखी। तो हमने क्या पढ़ा, पहले रियल नंबर्स, ये जितने नंबर मैंने लिखे, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर से जो छोटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। बट इंटीजर में ये चीज़ है कि नॉन फ्रैक्शनल चीज़ होनी चाहिए, p/q फॉर्म पे नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भली माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा। क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए सारे पॉजिटिव नंबर्स, जो कि ज़ीरो को इंक्लूड करके हम इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास होल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ा हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दो, 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव है अप टू इन्फाइनाइट, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में या रेशियो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब नंबर्स को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रैशनल नंबर बोलते हैं। और एक कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर इसमें ज़ीरो हो जाए तो वैल्यू हमारे पास इन्फाइनाइट आ जाएगी, विच मीन्स इट्स नॉट डिफाइंड।
और लास्ट हमने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर, जो नंबर जो हम p/q के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा √2 पाई, ठीक है, या √6। तो जो मैक्सिमम रूट वाली जो वैल्यूज़ है, रूट्स वाली जितनी भी, जिसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट से √4 लिख दिया, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो √4 है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता तो वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, +-2। क्या आती है हमारे पास, +-2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट, इंटीजर। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर। तो इरेशनल की बात यहाँ पर हुई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट के अंदर वैल्यू क्या दी हुई है। जैसे मैंने अभी अगर लिख दिया यहाँ पर लेट से, या मैं लिख दिया √81 लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो 81 है, तो सर ये तो रूट आया, तो इसका मतलब इरेशनल है। तो नहीं, ये इरेशनल नहीं है। क्या है, ये इरेशनल नहीं है, बिकॉज इसका मैं जो अंडर रूट हटाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, जो कि क्या है, इंटीजर कह लो, होल नंबर कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, रैशनल नंबर कह लो। रैशनल नंबर कह सकते हैं कैसे, देखो कोई भी, जैसे कि 8 है, क्या ये 8 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 8/1 है, ये एक तरह से रेशियो तो है, इस पर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो मतलब कोई भी सिंपल जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये इसलिए आपको बताया। देखो एक्चुअल में जब हम मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं, आगे भी फ्यूचर में पढ़ेंगे, हालांकि आप पढ़ चुके हो, बट जैसे इस एग्ज़ाम में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए अगर इन सब के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए। देखो अभी तक तो एग्ज़ाम में लमसम इस मतलब चैप्टर से इजी क्वेश्चन ही आए थे, बट अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देते हुए तो रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसके अंदर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो एक आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सबसेट वाला, तो यहाँ पर एक फॉर्मूले याद रखो, तो मतलब सबसेट वाला, सबसेट थ्योरम, ठीक है, या सबसेट थ्योरी। सबसेट आपको पढ़ा होगा कि एक बड़ा सा कोई सेट लेते हैं जिसमें खूब सारे एलिमेंट होते हैं, उसका छोटा सा एक सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर उसके कुछ एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कहने का मतलब ऊपर वाला जो बड़ा वाला एलिमेंट, मतलब जो सेट है उसके जितने एलिमेंट है सारे नहीं, उसके कुछ एलिमेंट को मैं एक साथ ले लूँ तो नया सेट बना सकता हूँ। फिर इसमें से कुछ सबसेट लेके, मतलब इस छोटे कुछ एलिमेंट लेके दूसरा बना सकता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ा था, अच्छी तरह से पढ़ चुके हो आप। तो ये सेट्स के बारे में बात करते हैं। अब सेट्स क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर सेट्स के बारे में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात हो सकती है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, किसको, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ सी से पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, चलो सी सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। यहाँ सी लिख दिया मैंने। अब सी का सबसेट, मतलब ये ऐसा करते चलो, सी है, इसका सबसेट है कौन, रियल नंबर, विच इज़ व्हाट, आर। तो ये चीज़ याद ना, इसको आर लिखते हैं, डिनोशन हमको याद होनी चाहिए, आई लिखते हैं, इसको डब्लू लिखते हैं, इसको एन लिखते हैं, और इसको रैशनल नंबर कुछ लिखते नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर क्या है। तो ये इस साइन का मतलब क्या है, सी मतलब, अच्छा यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, दैट आर इज़ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इस साइन का मतलब क्या होता है, सबसेट। क्या होता है इस साइन का मतलब आर सी का जो टोटल सेट है उसका एक पार्ट है, क्या, रियल। अब सी इनको पता है क्या होता है, कन्फ्यूज मत होना। सी मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x प्लस आयोटा y की टर्म के अंदर, जिसके अंदर आयोटा के साथ में जो लगा हुआ कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, और जो x है वो हमारे पास क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि जो रियल नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट, अब रियल का जो सबसेट है वो कौन है, तो रियल का सबसेट हम देखते हैं यहाँ पर। तो रियल का सबसेट क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ व्हाट, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं। ये सी है, ये सबसेट होगा आर का, मतलब आर इसका सबसेट होगा, और आर का कौन सबसेट, मतलब आर का कौन सबसेट होगा, हमने बताया यहाँ पर रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमने बताया, रैशनल नंबर का सबसेट कौन सा होगा, तो इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। तो इंटीजर का मैं आई ही लिख देता हूँ। आई का जो सबसेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा होल नंबर, विच इज़ व्हाट, डब्लू। डब्लू का सबसेट कौन होगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल का सबसेट क्या होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पर अच्छी तरह से आप याद कर देना। ये चीज़ मैंने जो लिखी है ये आपके लिए फ्यूचर में भी कोई भी एग्ज़ाम आप पास करोगे या कोई भी देना चाहोगे तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स का सबसेट होगा रियल नंबर, रियल का सबसेट होगा रैशनल नंबर, रैशनल का सबसेट होगा क्या, इंटीजर, इंटीजर का सबसेट होगा होल नंबर, होल नंबर का जो सबसेट होगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सबसेट क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखो इतना टाइम इसलिए लिया बिकॉज
देखो ऐसा है, मुझे ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं मतलब रियल एनालिसिस या बाद में जो भी पढ़ते हैं, तो उनको इन जो 4-5 चीज़ें ना, इनसे बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन अगर लिखा होता है एडवांस के अंदर, मतलब कोई भी ज़्यादा हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता सर नेचुरल नंबर क्या है। मतलब आप एमएससी पढ़ रहे हो लेकिन आपको नेचुरल नंबर नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको टैकल करना पड़ेगा और ये चीज़ अच्छी तरह समझनी होगी कि चीज़ें क्या क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़ कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूँ, जैसे स्टेटमेंट कैसा लिखा होता है कि दैट एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या यहाँ पर सही है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? बिल्कुल। लेकिन हर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, इसलिए होल नंबर पर ज़ीरो है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये सबसेट मैंने इसलिए लिखा, इसमें लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स is real number, it's not true, and every real number is not rational number, and every rational number is not integer, and every integer is not a whole number, and every whole number is not a natural number। ठीक है, तो कन्वर्स में ये चीज़ हमारे पास ट्रू नहीं होगी। तो हमको बस ये चीज़ देखनी है कि ये जो चीज़ें आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आपको ये चीज़ मैंने बहुत बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग एलिमेंट्स। अब डेसिमल क्या चीज़ होती है? देखो कॉमन सेंस है। डेसिमल चीज़ वो होती है कि जो भी रेशियो हमको दिया हुआ होता है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं हमारे पास वो वैल्यू पॉइंट में आ जाए, ठीक है, वो हमको क्या देगा? डेसिमल देगा। तो मतलब उस जो पॉइंट वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। सिंपल चीज़ है। कोई भी चीज़ ले लेते, जैसे लेट्स से एग्जाम्पल 1/4 दिया हुआ, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं कितना आता है? 1.25। दिस इज़ व्हाट? डेसिमल। लेट्स से यहाँ पर दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4। दिस इज़ व्हाट? डेसिमल। एनीथिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7/7 लेने देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स से 8/24 मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर दी, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते? 24 की जगह मैं थोड़ा 32 कर लेता, ठीक है, या 32, ओके 32 कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू क्या देगा हमको? 1/4, विच इज़ वॉट? अगेन 1.25। अब मैंने 8/24 इसलिए नहीं किया बिकॉज उसका आगे एक्सप्लेनेशन करूँगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। तो डेसिमल्स वही चीज़ होती है कि जिस रेशियो को हम अगर सॉल्व करके पॉइंट्स में लिख देवे, उन सब चीज़ को क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर। अब जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू या रिकरिंग वैल्यूज़। अब देखो उसके नाम से हमको लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, या रिकरिंग मतलब वो बार बार रिपीट हो रही है। कैसे? देखो अब जो ऊपर वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें 1/4 का 1.25 आ गया, तो यहाँ पर 5 के बाद में ये चीज़ ख़त्म हो गई। कैसे? देखो हम सिंपल सा डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, ठीक है, यहाँ लगाएंगे अपन 2 टाइम, विच इज़ वॉट? 8, अगेन 2, वापस 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0। पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर डिवीजन किया तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई या स्टॉप हो गई। लेकिन कभी कभार हम जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ रिपीट होती रहती है या रिकर्ड होती रहती है या वो टर्मिनेट नहीं हो पाती है। उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग वैल्यूज़। जैसे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर साइड में एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 1/3। अब 1/3 को हम यहाँ पर ऐसे नेचुरली डिवाइड करके देखते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 टाइम करूँगा, विच इज़ वॉट? 9। अगेन 1 आ जाएगा, फिर 0 लूँगा तो वापस 3 टाइम 9, अगेन 1 लूँगा, 0 लूँगा तो वापस 3 टाइम 9। तो ये चीज़ चलती रहेगी, इनफाइनाइट चलेगी, मतलब चलती रहेगी। और ये जो 3 3 3 ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर 3 जो टर्म है ये रिपीट हो रही है, ठीक है। इस रिपीट को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू या रिकरिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो कॉमन सेंस है, जो चीज़ रिपीट हो रही है
जैसे कोई भी अगर जैसे यहाँ पर एक चीज़ रिपीट हो रही है, कॉमन चीज़ जैसे है 3, तो हम इस चीज़ को क्या लिखेंगे 1/3 विच इज़ इक्वल टू वॉट 0.3। ठीक है, तो 3 रिपोर्ट मतलब ये रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर एक बार लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ इस टाइप की लिखी हुई जिसके ऊपर बार लिखा हुआ, इसका मतलब वो चीज़ रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट हो रही कंटिन्यूसली। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास सिंगल के अंदर ऑप्शन। अब इसका क्या डबल के अंदर भी ऑप्शन होता है? डबल में क्या ऑप्शन होता है वो चीज़ देखते हैं। एक और रिलेटेड टर्म जैसे 1/7 ले लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं लेट से। देखो आपके सामने करके बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। इसको मैं मान लेता हूँ लेट से पॉइंट। ठीक है, 10 आ गया, 1 टाइम करता कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 3, अगेन 0 लूँगा तो दिस इज़ व्हाट 4 टाइम कितना आ जाएगा 28। 20 की जगह क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, दिस इज़ लाइक आई थिंक 2 टाइम कितना आ जाएगा 14। यहाँ कितना आएगा 60 में करूँगा मैं 60, तो देखो 7 को जब करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितने टाइम 8 टाइम कितना आ जाएगा 56, देन अगेन 40, 5 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ आगे, तो 40 के नीचे 5 टाइम वैल्यू कितनी आएगी 35, अगेन कितना आ गया 50 में वापस मैं वैल्यू डालूंगा किसकी, देखो 35 में 5 आ रहा है, सॉरी हाँ 5 आ रहा है, तो 50 डाल लेते हैं। अब यहाँ 50 जब डालूंगा तो वापस हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही, तो 7 को मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा, लेट से कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा 7 हमारे पास, ये हो जाएगा वापस अगेन 7 टाइम विच इज़ वॉट 49। वापस हमारे डिनोमिनेटर क्या आ गया 1, फिर वापस 0 लगाएंगे तो वापस यहाँ पर 1 टाइम करेंगे 7, तो वापस 3, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पर 7 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा हटा देता हूँ, ये 1 के बाद वापस 4 2 8 5 7, फिर वापस 1 4 2 8 5 7, तो ऐसे चीज़ मतलब रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं अगर मैं लिखूँ तो 0.1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार बना दो, तो कितनी चीज़ रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पर कितनी चीज़ रिपीट हो रही है, ये इतनी चीज़ 5 यूनिट्स जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास रिपीट हो रही है पॉइंट की बात है, तो पाँचों को एक साथ लिख दो और ऊपर क्या लगा दो बार, तो 1 4 2 8 5 7, बस अब इसके ऊपर लगा दो यहाँ पर बार। तो इसका मतलब ये बार लगने का मतलब क्या होता है कि इतनी सारी टर्म है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कई जगह ऐसा लिखा होता है कि जैसे 3.27 फिर 27 फिर 27 ऐसे रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 3.27 जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा दो बार। जैसे अब कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे लेट्स से 5.6292929, अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या करना 629 पे करूँ, नहीं जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही बार लगाना। ठीक है, तो 5.6 तो रिपीट नहीं हो रहा, पर रिपीट क्या हो रहा है 29, तो 29 के ऊपर लगा दो बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेरे को लगता है कि बहुत डिटेल में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, व्हाट इज़ रिकरिंग वैल्यू। ठीक है, अब ये आपको मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के लिए पहले हमको थोड़ा सा ये जो चीज़ें बताई एक बार याद रख लेना, अच्छी तरह से नोट्स में लिख दो। तो जब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो हमको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर 2-3 टाइप के एग्जाम्पल करने होते हैं, तो देखते ढंग से। तो देखो मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा, तो देखो एक तो ट्रेडिशनल मेथड कराऊंगा, एक करूंगा मैं आपको शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड इसलिए कराता हूँ बिकॉज कभी कभार एग्जाम में क्या होता है हम शॉर्टकट मेथड भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंकुट यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देख लें। तो पहला क्वेश्चन अगर आता है कि ऐसा पूछ सकते हैं कि शो दैट 0.333 विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो 3 के ऊपर बार इन पी वाई क्यू फॉर्म, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में बताइए। अब आपके मन में हो सर ये तो ऐसा हो रहा है, अगर देखो 0.3 लिखा हुआ मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 0.4 लिखा होता तो क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते? तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कैसे करना, पॉइंट हटाना, पॉइंट हटाएगा तो नीचे कितना लगेगा 10, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2/5। तो क्या ये हमारे पास क्या हो गया, डेसिमल फॉर्म में हो गया या पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो रिकरिंग जो टर्म्स होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स होती है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 मेथड होते हैं। तो यहाँ पर मेथड जो 1 है, जो हमारे पास ट्रेडिशनल है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले हमको ये जो x है लेट करना पड़ेगा, मतलब इस रिकरिंग थिंग है इसको हम यहाँ पर क्या लेट कर देंगे, x लेट करेंगे। क्या करेंगे, x लेट। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे,
इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 10 से, तो LHS में क्या हो जाएगा 10x, RHS में क्या हो जाएगा, देखो जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अब ये जो RHS में टर्म है, इस टर्म को मैं 3 प्लस क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो जब ये वाली चीज़ है, ये हमने क्या लेट करी थी स्टार्टिंग के अंदर इक्वेशन 1 के हिसाब से, क्या लेट करी थी x, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 10x है RHS में क्या हो जाएगा 3 प्लस वॉट x, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लेट से 2 बोल देंगे। अब ये x में अगर इधर लेके जाऊँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। और हमने अभी रिसेंटली देखा था कि 1/3 का रेशियो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.3 की बार, मतलब ये 0.3 रिकरिंग हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब ये चीज़ होगी कॉमन, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते, एग्जांपल करने से पहले हम इसका जो मेथड नंबर सेकंड है वो देख लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड, अब मेथड नंबर सेकंड कैसे करेंगे, ये देखो कैसा है कि जब भी जैसे पॉइंट मैं मान लेता हूँ P दिया हुआ है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ व्हाट एग्जांपल। अगर मान लो 0 के बाद में कोई भी नंबर दिया हुआ है जिस पर बार दी हुई है, नॉन रिकरिंग है, मतलब P मैंने कोई भी लेट किया है, P इज़ व्हाट एनी नंबर। तो क्या करना, जो भी नंबर पे बार लगा वो तो ऊपर रख दो, और जितने बार लगे हुए हैं उतने 9 नीचे लगा दो डिनोमिनेटर में। तो बार कितने लगे हुए हैं, 1 पे लगा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब ये हो जाएगा अगर ये 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है तो इसका मतलब 3 तो ऊपर लिख दो, और कितने पे बार लगा हुआ 1 पे, तो 1 हमारे पास क्या लगाना 9, क्या लगाना 1 हमारे पास 9। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो क्या ये दोनों चीज़ बराबर है, बराबर है। तो मेरा जो सजेशन आपको यही है कि आप एग्ज़ाम के अंदर ये वाली जो मेथड है, ये वाली मेथड ज़रूर करना। अगर ये मेथड नहीं आए तो इस मेथड पे आप जाना। ये थोड़ी सी मेथड बड़ी है बट ये एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आपको और एग्जांपल कब मिलेगा, एक और नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक अलग क्वेश्चन देते ताकि उससे हमको मज़ा आएगा। तो जैसे 1.27, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.27 की बार। इसको हमको चेंज करना है किसके अंदर, P/Q की फॉर्म में। तो पहले इसमें मेथड 1 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अपने यहाँ पर मेथड 1 देख लेते हैं। अब मेथड 1 के हिसाब से क्या बताया था मैंने आपको कि पहले x लेट कर दो जो भी रिकरिंग हो रहा है, जैसे 1.27 ये रिकरिंग हो, इसको क्या लेट कर दूँ मैं यहाँ पर x लेट कर दूँ। इस इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे 10 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10x विच इज़ इक्वल टू वॉट 1.2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.72727 डैश 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 डैश। क्या ये चीज़ हो सकती है? अब देखो यहाँ पर क्या दिमाग लगाना थोड़ा सा, मुझे जो क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है, मुझे एलिमिनेट करनी है 27। वहाँ जो पहले एलिमिनेट क्या किया था हमने, यहाँ पर हमने एलिमिनेट किया था सिर्फ एक वैल्यू, कितनी एक वैल्यू, इसलिए हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमको क्या एलिमिनेट करनी है 2 वैल्यू, बिकॉज हमारे पास वैल्यू कितनी रिकर हो रही है 2। तो इस टाइम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 चीज़ आगे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 127 हो जाएगा, फिर पॉइंट वापस 27 ये चलता रहेगा। तो क्या मैं इस RHS को ऐसा लिख सकता हूँ कि 127 प्लस 0.2727, या चलो ऊपर वाली चीज़ लानी तो 126 लिख देता हूँ प्लस 1.272727 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो इसमें प्लस करूँगा तो 127 पर समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज़ व्हाट इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू व्हाट 126 प्लस के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x। अब x को मैं इधर लेके जाऊँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू 99x इज़ इक्वल टू व्हाट 126। तो इसको मैं चेंज करूँगा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 126/99। अब इसको डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 42, दिस इज़ 33 एंड दिस इज़ व्हाट 1 and 4 एंड दिस इज़ 1 तो हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/11। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे रिकरिंग, देखो अगर मान लेते हैं कि एक टर्म रिकरिंग हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई करना 10 से। अगर यहाँ पर
3 टर्म रिकरिंग हो रही है तो मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से। अगर 2 टर्म रिकरिंग हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कितनी टर्म दी हुई है पॉइंट के बाद में और कितना हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर अगर मेथड 2 बताऊँ तो वो आप देखना 2 मिनट के अंदर उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है मेथड 2, सिंपल सा चीज़ लिखना, क्या लिखना, 1.27 लिखा हुआ यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 को तो अलग कर दो। अब यहाँ पर अलग क्यों चीज़ है, बिकॉज हम पहले ने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर 0.33 मतलब 0.3 के ऊपर बार पढ़ा था, तो हमने सीधा को क्या लिख दिया था, 3/9 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो जब इस टाइप की वैल्यू आ जाती है, मतलब आगे पॉइंट क्या कोई वैल्यू आती है, तो इसको अलग कर दो। क्या कर दो, इसको अलग कर दो, ये 0.27 कर दो, सिंपल चीज़ है। तो 1 तो अलग हो गया, तो 1 को हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या लेना देना है, रिकरिंग से। तो रिकरिंग को कैसे लिख सकते हैं, तो 0.27 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बताया, जिस पे बार है वो चीज़ लिख दो। डिनोमिनेटर में जितनी बार लगी हुई डिजिट पे उतने 9 लगा दो। तो कितनी डिजिट पे बार लगी हुई है, 2 पे, तो नीचे कितने आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 टाइम, दिस इज़ व्हाट 3 टाइम, दिस इज़ व्हाट 3 दिस 1 टाइम, सॉरी 3 टाइम, एंड दिस इज़ 11 टाइम। तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 3/11। कितनी आ रही है, 3/11। अब 3/11 तो 1 मतलब ये 0.27 की आ रही है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, 1 + 3/11, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 11 + 3/11 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 14/11। क्या ये चीज़ इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो आप खुद ही बता सकते हैं, जज कर सकते हो कि ये वाली मेथड आसान है या ये वाली मेथड आसान है। ऊपर वाली मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका आंसर सटीक आएगा। लेकिन नीचे वाली जो मतलब मेथड है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका आंसर एक्यूरेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए। मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लेट्स सी, हमें बुक भी है मेरे पास, पढ़ी है, बट देखते हैं। जैसे 0.235 है, एक नया टर्म है, ठीक है, सब अलग अलग टाइप के हैं। तो 0.235 पे बार है, किस पे बार है, 35 पे बार है, इंटू P/Q फॉर्म। अब इसमें मेथड नंबर 1 लगाएंगे पहले। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सिंपल चीज़ है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उतने बार 0 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर रिपीट कितनी हो रही है, 35 रिपीट हो रही है, सिंपल सा चीज़ दिख रहा है हमको। तो 35 रिपीट हो रही है, इसका मतलब इस डिजिट को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो मैं यहाँ पर लेट कर देता हूँ, लेट से दिस x इज़ इक्वल टू वॉट, 0.235 अप टू, इसको हम क्या लेते हैं, 0.235 बार, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, दिस इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो दिस इज़ व्हाट 100x। यहाँ पर LHS में कितना आ जाएगा, 2 3, या 100 करे तो भी चलेगा, ऐसे करे तो भी चलेगा। तो देख लेते हैं 100 करने से क्या हो जाएगा, तो 2 वैल्यू आगे आ जाएगी, लेकिन हमारे पास रिपीट क्या हो रही है, 35 रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रही है, 35, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, 5 3 रिपीट करा सकते हैं हम चाहे तो देखो 100x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 चीज़ पे लग रहा है तो 2 चीज़ पर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3.5353 अप टू मतलब चलता रहेगा, ये रिकरिंग करता है। तो इसका मतलब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि 23.53 रिपीट हो रहा है। तो ऐसा चीज़ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 35 से रिपीट हो गया, क्या हो गया, 53, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको और कैच करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा हम क्या चीज़ कर सकते हैं। देखो मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसमें सिंपली चाहता हूँ कि 2 3 और जो 235 है, 235 है, ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या मैं 3.53 में माइनस करूँ, या क्या ऐसा उसको अरेंज करूँ कि हमारे पास वैल्यू वो चीज़ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करना सिंपल सा चीज़ है। ये जो 5 दिख रहा है ना, इसके अंदर से हमको 2 माइनस करना है, मतलब 3 माइनस करना है। कैसे, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ आपको मैं 100x, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 23, ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 23.3। अगर मैं 23.3 इसमें ऊपर वाले में से माइनस करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2352 या 35 या 35,
क्या ये वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो इन दोनों को ऐड करो तो 23.535353 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो अभी ये रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 23.3, और यहाँ पर जो 0.235235 हमारे पास दिख रहा है, ये वाली हमने क्या लेट करी थी ऑलरेडी, एक्स लेट करी थी बस। तो यहाँ पर चीज़ एक्स आ गई, इस एक्स को मैं LHS में ले आऊँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 99x, विच इज़ अगेन इक्वल टू वॉट 23.3, देन दिस इज़ इक्वल टू वॉट x इज़ इक्वल टू 23.3 अपॉन में कितना आएगा 99। ये पॉइंट हटा देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई डिवाइड हो रहा है, देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 233 अपॉन में 990। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, क्या हो गया यहाँ पर, ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सर आप बोलो कि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता दीजिए, तो शॉर्ट मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो शॉर्ट मेथड में ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.235। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि देखो 0.3 बरा हमने बार, फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि भाई अगर 2 वैल्यू दी हुई तो उसका चीज़ पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा था, इसको हम 3/9 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12/99। लेकिन अगर बाई चांस पॉइंट के बाद में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है उसके बाद में 2 वैल्यू पे लग रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो 17 होता है ना 17 लिख दो जिस पे मतलब बार बना हुआ है, और जिस पे बार नहीं बना हुआ पॉइंट के बाद में वो उसमें माइनस कर दो ऊपर न्यूमरेटर में। अपॉन में जितने बार लगे हुए हैं उतने हमको यहाँ पर क्या लगा देने हैं 9। ठीक है, और जितने में बार नहीं है उस पर क्या लगा देना है 0। मतलब जो पॉइंट के बाद में जो जो टर्म दिख रही है जिस पे बार लगे हुए हैं उसमें तो लगाना है 9 मतलब इन द सेंस 1 पे बार लगा हुआ तो यहाँ 1 9 लगा दिया, एक 9 लगा दिया, दूसरे 7 पे बार लगा हुआ तो दूसरा 9 लगा दिया। अब जिस पे बार नहीं लगा हुआ है कितने नहीं लगे हुए, एक पे ही नहीं लगा हुआ है, किस पे 2 पे, तो इसका मतलब कितना जीरो लगाना है, एक जीरो लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कि जिस पे बार लगे वो कितना है 35, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है वो कौन सा है 2, अपॉन के अंदर बार कितने पे लगे हुए 2 पे, तो इसका मतलब 9 भी कितना आएंगे 2। ठीक है, और किस पे बार नहीं लगा हुआ 1 पे, तो 0 कितना आ जाएगा एक बार, या माइनस कर देंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। सो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखना, यहाँ पर हाँ ये 217 में से माइनस करना है। ठीक है ना, मतलब पूरे वाले टर्म में से माइनस करना है, तो यहाँ पर भी 235 में से माइनस करना है। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो कितने वैल्यू हो जाएगी 233 अपॉन में 990। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? बिल्कुल। तो आप खुद ही से देख सकते हो कि ये आपको एक लाइन में आंसर पसंद आ रहा है क्या, या इतने लाइन में पसंद आ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ें हमारे पास NCERT के अंदर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो हम आंसर करते थे, लेकिन हमको जब आप कंपटीशन की बात करी तो हमको इतना फास्ट यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस में पूरा प्रॉपर कराऊंगा आपको। तो 2 क्वेश्चन और लिख देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिख दूंगा 0.47, इसमें बार लगा हुआ 7 के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पर 7.478, देन अगेन 478 एंड दिस इज रिकरिंग। तो ये 2 चीज़ कर लेते हैं। अब दोनों चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को पहले क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 7.478 अपॉन में ये बार, तो उसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं 7.478, इसके ऊपर बार लगी हुई। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि कितने पे बार लगी हुई, 1 पे लगी हुई है। ठीक है, और कितने पे नहीं लगी हुई, 1 पे नहीं लगी हुई। तो पहले टोटल टर्म लिख दो कितनी 47, किस पे बार नहीं लगी हुई 4 पे। ठीक है, फिर बाद में बार कितने पे लगी हुई है 1 पे, तो इसका मतलब नीचे कितना आएगा 1 9 आ जाएगा। किस पे नहीं लगी हुई, कितने पे नहीं लगी हुई बार 1 पे, तो ये 90 आ जाएगा। कर लेते सिंपल सा, तो दिस इज़ वॉट 43/90। तो इसका जो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब जो हाँ रैशनल नंबर जो कि फ्रैक्शनल नंबर है वो क्या हो जाएगा 43/90। उसको डिवाइड करो भले पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में करेंगे तो वापस वही आएगा रिकरिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हो 7478। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 7 को तो अलग रख दो, प्लस में 0.478। तो इस वाली चीज़ को हम क्या लिख देंगे, इस वाली चीज़ को लिख देंगे 478, और कितनी बार मतलब बार लगी कितने नंबर पे 3 पे लगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 999। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 + 478 अपॉन में 999। क्या ये देखो LHS में जो मतलब 478 लिखा हुआ ये डिवाइड हो रही है, तो 7 + 8 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बट 4 प्लस करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा। तुमको यहाँ पर जो सॉल्यूशन करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। तो 796 79
63 में 6 आ जाएगा तो 69 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आ जाएगा 478 अपॉन में 999। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आप निकाल देना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, हमको बेसिक समझ में आना चाहिए कि हमने सॉल्यूशन किस टाइप से किए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वैल्यूज़, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट में हम एग्जांपल करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो चीज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैंने क्यों आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। तो एक बार वापस स्टार्टिंग देख लिए हमको क्या करने थे। तो हमने यहाँ पर होल नंबर समझ लिए, हमने डेसिमल समझ लिया, ठीक है, दो चीज़ समझ ली अच्छी तरह से, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ ली। अब हम जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट डेसेट्स। अब व्हाट इज़ यूनिट डेसेट्स। अब देखो एक्चुअल में आपके सिलेबस में से लिखा हुआ नहीं है, बट मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में आ सकता है, बिकॉज नंबर सिस्टम का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट डिजिट एक्चुअल में क्या होता है, तो पहले ये चीज़ समझते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, यूनिट डिजिट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 678, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 8। दिस कैन बी व्हाट, इवन और मल्टीपल ऑफ 2, 8, 4 एनीथिंग। तो इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टीज़ हम क्वेश्चन में पूछी जाती है वो हमको यहाँ पर पता करनी है। अब क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको देख के लग रहा है सर तो सिंपल चीज़ है, मुझे पता है यूनिट डिजिट क्या होती है, लेकिन बाई चांस मान लो एग्जाम्पल में, मतलब एग्ज़ाम के अंदर ऐसा आ जाए कि 26 की पावर 89, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप क्या करोगे, क्या अब आप पता कर सकोगे। देखो अगर यहाँ पर 20 लेट से 21 या चलो कोई भी मान लेते हैं, लेट से 16, इसकी पावर 1 दिया हुआ तो हमको पता है कि सर इसकी पावर 1 6 होता है, 16 होती है, तो इसकी मतलब 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट। अगर 16 की पावर स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा, 256 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ पर लेट से ही लिख दिया कि लेट से 9 की पावर 8 कर दें या 19 कर देता हूँ, तो क्या आप 9 की पावर 19 निकालने बैठोगे एग्ज़ाम में, नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हमको टैकल करने के लिए यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे ये चीज़, देखो कोई भी डिजिट दी हुई हो, उसकी अगर कोई भी पावर दी हुई हो, उस पावर को हमको क्या डिवाइड करना, 4 से, ठीक है। कोई भी डिजिट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ x y z, ये कोई भी 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, इसकी पावर लेट्स से कितनी है, m। तो ये मैं बेसिक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो m है इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो रिमाइंडर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब जो z होगा, क्या होगा यहाँ पर, ये जो z दिख रहा है लास्ट वाली डिजिट इसके अंदर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, और उसकी पावर 1 करेंगे तो जो लास्ट डिजिट क्या आएगी, z ही आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, तो मतलब जो लास्ट में जो टर्म दी हुई है z, इसकी पावर कितनी करेंगे, 2। तो जब भी जैसे मान लेते हैं z हमारे पास लास्ट डिजिट 9 है और 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 की पावर 2 कितना होता है, 81, तो मतलब लास्ट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और अगर यहाँ पर लेट से 3 आ जाए, ठीक है, तो z की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर z की पावर 3, और अगर बाई चांस यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, तो z की पावर कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन 4 अगर आ जाएगा तो रिमाइंडर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, बस यहीं पे गलती होगी। अगर 4 होगा तो यह रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब 0 आएगा तो इसकी पावर 0 थोड़ी होगी, नहीं 0 नहीं होगी, वो जो पावर और लास्ट में उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, ये आपको अभी मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से आपको जब आप इसको एग्जांपल्स के अंदर करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ 2 टू, मतलब व्हाट इज़ द यूनिट वैल्यू या यूनिट ये वैल्यू या डिजिट, सॉरी डिजिट लिख देते हैं, 2 टू दी पावर 966, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखो मुझे पता है 2 की पावर स्क्वायर करते तो 4 हो जाता है, करते हैं तो पता है, लेकिन 2 की पावर 966 तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो जो भी इसकी वैल्यू है, पावर कितनी m है, m विच इज़ वॉट 966, इसको 4 से डिवाइड करो, देखो कितना रिमाइंडर आता है, 4 2 ज़ा 18 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा 4 टाइम्स, 6 के अंदर 4 टाइम करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 2 बचेगा। वापस देख लो, 4 2 ज़ा 8, फिर 16 आ जाएगा 4 टाइम, फिर 6 में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है,
2 ही है क्योंकि एक ही डिजिट दी हुई मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट कितनी 2। अब 2 की कितनी पावर करनी है अपन को, हमको यहाँ पर करनी है 2 की जो रिमाइंडर है, कितना है रिमाइंडर 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो मतलब इसकी जो नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी, मतलब यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, दिस विल बी 4, किसकी, इसकी। तो ये चीज़ याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप मतलब घबराना नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसमें एग्जांपल बताया था ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 7 8 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी पावर लिखी हुई है 8 7 0, 8 7 0 नहीं लिखते, यहाँ पर ले देता हूँ 8 8 4, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या हो सकती है। तो देखो कॉमन सेंस है, जो इसकी पावर है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो कर लेते हैं 4 से डिवाइड। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो लास्ट वाली टर्म होगी इसकी पावर कितनी लगेगी, 4 लगेगी। कितनी लगेगी 4। अब 9 की पावर 4 कितना होता है, देखो 9 की पावर 2 होता है 81, ठीक है। फिर 81 1 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1, मतलब देखो सो कॉमन सेंस है 81 इंटू 81, हमारे पास लास्ट वाली टर्म कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, विल बी 1। तो देखो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी मैंने टर्म को यूज़ मतलब बिना सॉल्व किए बिना खोले मैंने आपको इससे यूनिट डिजिट बता दी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का। इससे मुझे लगता है कि जो भी आने वाला एग्जाम है 3rd ग्रेड का उसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला भी कोर्स का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक एक और इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या है, डिवी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स देखो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता है वैसे तो, लेकिन तो भी मेरे को लगा कि एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता ताकि आप अगर कुछ भी याद नहीं हो पुराने टाइम पे तो आप इसको वापस रिवाइज कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, 1 की बात करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 1 से डिवाइड करता है और खुद से भी डिवाइड करता है। हम बात करेंगे 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखो 2 की डिविजिबिलिटी वही है कि जो लास्ट टर्म है किसकी डिविजिबल होनी चाहिए बाई 2। एग्जाम्पल 864 87 मतलब 878 76 एनीथिंग, सबकी यूनिट डिजिट जो नंबर लास्ट वाली डिजिट कितनी है 6, मतलब जो कि डिविजिबल है 2 से। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, 3 की बात करेंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या हमको पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं 7 2 9। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना 9 + 7 + 2 कितना होता है 9 9 18 18 क्या आ रहा है 3 की टेबल में, यस। तो ये चीज़ें होती है। जैसे हमारे पास और अगर देखें तो 6 3 लेट्स से 9, क्या ये चीज़ डिवाइड हो रही है, बिल्कुल ये हो रही है, ठीक है। तो 3 का भी ईजी है। बात करेंगे 4 की। 4 का डिवाइड कैसे करेंगे, देखो लास्ट में जो डिजिट है किसकी 4 की, 2 डिजिट मान लेते हैं, दोनों डिजिट अगर 4 की टेबल में आती है 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी वो हो जाएगी, ठीक है। कैसे, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल by 4, which means let's say 6 4, next 1 0 2 4, लास्ट की 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हो रही है, यहाँ की लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी हमारे पास क्या है 5। अब 5 किससे डिवाइड होता है, देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा चीज़ है, अगर लास्ट टर्म जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो तो वो डिविजिबल किससे हो जाएगी 5 से। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि सबको पता है आपको, बट तो भी एक बार क्या है रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अटकोगे नहीं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट इज़ 5, ठीक है। जैसे कुछ भी ले सकते हैं 25 है 35 है 6675 है, तो लास्ट डिजिट क्या 5 है, तो इसका मतलब डिविजिबल बाई 5 हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मतलब जो है डिविजिबिलिटी 6 है। अब 6 में सिंपल सा चीज़ है,
6 को अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल दो, कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। तो जो फैक्टर 2 और 3 से डिविजिबल हैं या 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी प्रूफ करते हैं तो वो भी 6 से डिविजिबल होंगे। मतलब दोज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। बस जैसे एग्जांपल लिखूँ तो जैसे अब लिख सकते हैं 48। अब ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि पीछे इवन नंबर आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 12, जो भी 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। अब 7 का देखो रूल ऐसा है नहीं, तो 7 का तो हमको करना ही पड़ेगा, 7 का कोई रूल ऐसा बना नहीं है। 7 के बाद में हम यहाँ पर पहले 8 का पढ़ लेते हैं। तो 8 का इंपॉर्टेंस क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं अगर ये डिविजिबल है बाय विच 8, देन इट इज़ वॉट, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8। जैसे मान लेते हैं 1024। अब क्या लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल, तो ये भी 8 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट, कोई भी ऐसी टर्म जिसकी लास्ट 2 डिजिट 0 हो जाए, मतलब या लास्ट 3 डिजिट, 2 नहीं, लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हो जाए तो वो भी क्या डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। अगर 4 के अंदर बात करूँ तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 हो जाए, जो मैंने 4 का लिखा था, 4 का कहाँ लिखा था, यहाँ पर, मतलब अगर 100 लिखा हुआ, लेट से यहाँ पर 500 लिखा हुआ, तो 2 0 हो गया, इसका मतलब 4 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 9 की बात करते हैं। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखो 9 की डिविजिबिलिटी ये है, सेम टू सेम डिविजिबिलिटी जैसे 3 की थी, कि सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम पर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम पर, डिविजिबिलिटी बाय या डिविजिबल बाय 9। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो 792 कर दूँ या 729 नहीं करूँ तो कुछ भी वैल्यू कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, 81 को करूँ तो 1331, कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, अपने 81 ही कर देते हैं, ठीक है। अब 81 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 9, तो 9 को प्लस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाय होगी 9 से, बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। 10 की डिविजिबिलिटी क्या है कि those digits which are divisible by 2 and 5, ठीक है। इसका मतलब ये है वो डिजिट जिनके लास्ट में या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि whose unit digit is what 0, जिसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाए वो हमारे पास डिविजिबल हो जाएंगे किससे, 10 से। कॉमन सेंस है, 10 है, 50 है, 350 है, एनीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11 का। अब 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना अच्छी तरह से। 11 का कुछ नहीं करना है कि जो ऑड नंबर्स जो डिजिट्स हैं उन सब का सम कर दो और उसमें से माइनस कर दो इवन नंबर का डिजिट का सम, और उसको क्या करना, हमको पता करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ और डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ठीक है। और ये डिविजिबल हो जाए अगर 11 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, वो डिविजिबल बाय 11। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11 का क्यूब ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें और डिजिट कितनी है, 1 और 3 कितनी हो गया, 4। इवन डिजिट कितनी, 3 + 4 कितनी होगी हमारे पास, 4। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्या 0 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 11 डिविजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। या नहीं तो नेक्स्ट कर दूँ, 121 कर लेते हैं लेट से। तो और डिजिट क्या है, 1 + 1 2, यहाँ पर 2 माइनस तो वापस 0, अगेन 11, तो 11 से वे डिविजिबल है। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जहाँ तक देख सकते हैं, अब अगर देखो आपको पता चल गया मैंने किस टाइप से बताया आपको एक्सप्लेन कर। अब मैं से 12 में करूँगा तो 12 में कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 में हो जाएगा 6 का भी होना चाहिए और 2, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 4 या 6। तो सिंपल चीज़ है, 13 का अलग से करना पड़ेगा, जैसे 7 का किया हमने, पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा डिवाइड। 14 की बात करें तो 2 का और 7 का होना चाहिए वैल्यू, इसका फैक्टर्स निकाल दो। फिर 15 की बात करें तो 3 का 5 का होना चाहिए। 16 की बात करें तो क्या होता है, लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उनकी जो डिविजिबिलिटी 16 से हो जाए तो 16 में आ जाएगी। 17 का करना ही पड़ेगा। 18 का कितना है, 2 और 9 के बीच में।
19 तो अकेला प्राइम नंबर है। तो ये चीज़ याद रखना कि हम जब भी प्राइम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, वो अपने खुद से अलग से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, उसको अब अलग से फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझ ली। और देखते क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट कर ली, डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर क्या चीज़ कंप्लीट करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इतना कुछ ज़्यादा दिखने में लगता, मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत मतलब सारी बड़ी चीज़, बड़ी टर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल थिंग है। आपको सिंपल चीज़ है, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखो पावर्स का गेम है, ठीक है, पावर्स क्या क्या रहती है। तो इसमें देखो ऐसा चीज़ होता है, अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अगर ए की पावर लेट से m है, बाद में मैंने एक मल्टीप्लाई कर दिया ए की पावर n, ठीक है, दोनों की पावर अलग अलग है। तो इन दोनों को मैं कंबाइन अगर लिखूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ए की पावर m प्लस n, ये पहला टर्म है, ठीक है। दूसरा टर्म ये है, अगर ए की पावर m है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए की पावर m से ही, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ए की पावर 2m। तो ये तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल थिंग है ये तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोल लूँ कि ए की पावर m और इसकी पावर मैंने n कर दिया, तो यहाँ पर n प्लस n नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर a की पावर m है और अगर मैंने यहाँ पर a की पावर n को या डिवाइड कर दिया, ठीक है, a की पावर n को डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की पावर n माइनस n। नेक्स्ट सेम चीज़ अपन ऊपर वाली मल्टीप्लाई कहते हैं, मतलब अगर a की पावर को मैंने माइनस n कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, माइनस mn, या इसका मतलब हो जाएगा a की पावर mn, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके भी फॉर्मूलेस एग्जाम में आते हैं, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है हमने। और इससे पहले देखो रैशनल नंबर मैंने पढ़ाया था, तो रैशनल नंबर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि कभी कभार क्या होता है, रैशनल नंबर्स जो क्या होता है हमको पता है, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, √2, √3 या पाई, जो मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जब अलजेब्रा पढ़ते हैं किसकी, इरैशनल नंबर्स की, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, अगर मैं 2 इरैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि अगर मैं लेट्स से एक इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ऐड करूँगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर ही होगा। अगर मैंने किसी इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मतलब माइनस कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इरैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जब हम इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इरैशनल हुए, ये ज़रूरी नहीं हमेशा। कैसे ज़रूरी नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको इरैशनल नंबर दिया, जैसे 2√3। अब मैंने आपको बोला इसको डिवाइड कर दो आप √6 से। अब यहाँ पर तो आप देखोगे सर ये तो पूरा इरैशनल नंबर ही करना है, कैसे, 2 इंटू √3 अपॉन के अंदर √6 नहीं करते, थोड़ा कुछ चेंज कर लेते, ठीक है। या √6 की जगह मैं लगा देता हूँ लेट से 4, या चलो मैं 3 ही लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, वी कैन डू इट। कैसे, अब मैंने यहाँ पर बोला लेट से यहाँ 4 लगा देते हैं, तो ये तो चीज़ होगी अलग। इसको क्या बोलते हैं अपन, इरैशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर को मैंने इरैशनल नंबर से अगर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3। √3 से √3 कट, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इरैशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो रैशनल नंबर दे दे। और ये भी चीज़ ये है कि मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो हाँ ये दे तो रहा है हमको इरैशनल नंबर, लेकिन हमेशा ये नहीं दे सकता। कैसे, अगर मान लो मैंने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो ये वैल्यू क्या देगा, तो आपके मन में आएगा सर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई तो √16 आ रहा है, तो √16 कितना होता है, +-4। तो +-4 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये तो रैशनल नंबर हो गया ना, तो यहाँ पर ने मल्टीप्लाई क्या किया, इरैशनल नंबर, लेकिन वो क्या किया हमारे पास, रैशनल नंबर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है और हमको यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। और क्या बाकी रह गया वो भी चीज़ देख लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी समझ में आ गया, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट सेकंड आवर। तो देखो ये तो सिंपल चीज़ है, परसेंटेज जब बात करते हैं तो उसमें भी बात कर सकते हैं, ठीक है, उसमें चलो बात कर लेंगे। यहाँ भी बताया था हूँ कि मिनट्स आवर वाला सिस्टम क्या है। देखो मैंने इसलिए बताया बिकॉज एग्जाम के अंदर आ चुका है। ऐसा बोलते हैं कि फ्रैक्शन बताओ 45 मिनट्स का विथ आवर। अब सिंपल सा कॉमन सेंस है, मतलब कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं।
हमको पता करना कितना 45 मिनट का, तो 45 तो ऊपर लिख दो, कितने टोटल मिनट लिख दो 60, बस ये डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 3/4। तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन, मतलब 45 मिनट विद आवर का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/4। अब सेकंड्स का पूछे तो सेकंड्स में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कितना होता है हमारे पास, सिंपल सा 60। ऐसा पूछा जाएगा, मान लेते हैं कि 30 सेकंड का हमको फ्रैक्शन निकालना है P/Q के अंदर विद आवर रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर 30/60 मत कर देना आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आवर, तो नीचे कितना आ जाएगा 60 इंटू वापस अगेन 60, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी 1/2, तो दिस इज़ व्हाट 1/20। तो इसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ये। अब ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर, ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ना, मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ जो जो एग्जाम आए, फिर मैं एक साथ उसके सारे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन आए, मैं मतलब एक पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ निकालूंगा, तो आप वहाँ पर खूब सारे हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ सारे। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली में आप देख सकते हो कि जो 2022 के अंदर जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, जो कि लेवल 2 का था, उसके अंदर 4 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हो कि 30 के अंदर मतलब 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन या P/Q की जो रिप्रेजेंटेशन है किसकी 0.1254। अब यहाँ पर हमको पता है कि कितनी, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.1254 बार कितने पे लगा 2 पे। तो पहले तो मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर पे क्या लिखनी, सारी टाइम लिख देता हूँ एक बार तो, ठीक है। जिस पे बार नहीं लगा वो उसमें माइनस कर दो, अपॉन में जितने बार लगे हैं वो सबके 9 लिख दो, मतलब 9 रख दो, जितने बार 2 9 है, और जितने बार नहीं है कितने 2 नहीं है, तो ये 2 0 लगा दो, बस इसको सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा हमारे पास, जब माइनस करेंगे तो दिस इज़ लाइक 4 में से 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, तो ये अपॉन में कितना हो जाएगा 9900। अब देखो हमारे पास ऊपर ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो डिविजिबल होगी तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 3 से कट रहा है बिल्कुल, 4 1 4, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 3300। अगेन हमारे पास 1, एंड दिस इज़ 3, एंड दिस इज़ 8, एंड अगेन 1100, फिर वापस 5 से कटेगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 9 अपॉन में आ जाए कितना 550। तो क्या ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो यस, तो इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा बी, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल तरीका था, एक लाइन के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/2 प्लस 1/3। अब मैं चाहूँ तो मैं 1/2 का डेसिमल लिख के प्लस करूँगा 1/3 से, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, पहले इनको प्लस कर लो, एलसीएम ले लो, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा 6, यहाँ पर आएगा 5, कैसा आएगा, तो 3 और 5 जब ऐड करेंगे तो 5/6। इसका डिवीजन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, हमको यहाँ पर इसको डेसिमल के अंदर लिखना है। अब डेसिमल में लिखेंगे तो सिंपल चीज़ है, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर लेंगे तल्ले से 5, दिस इज 6, 1 टाइम मतलब पहले लेंगे 0.50 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कितने टाइम करूँगा 9 टाइम कर दूँ कि 5 टाइम, 9 टाइम का 54 आ जाएगा, तो यहाँ पर कर दूँगा मैं 8 टाइम, ठीक है। दिस इज़ व्हाट 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 टाइम करूँगा या 3 टाइम, चलो 3 टाइम कर लेता हूँ, तो 18, अगेन 2 टाइम करूँगा, तो ये चीज़ बाद में रिकर हो रही है, कितनी हो रही है, मतलब 0.833 के बाद में रिकरिंग हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है। तो मतलब 8 3 को मैं अगर ऐसे इस लाइन को मतलब ये जो 5/6 है इसको मैं 8 और 3 के बाद लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे चेंज करना है किस पे, डेसिमल एक्सपांसन में। तो मैं डेसिमल एक्सपांसन नहीं पूछा, हमको फ्रैक्शनल थोड़ी पूछा, तो मैं फ्रैक्शनल क्यों निकालूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.083 के ऊपर बार, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा डी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन में चेंज किया, इसमें हमको डेसिमल में चेंज किया, ठीक है। तो डेसिमल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच इज़ नॉट अ रियल नंबर, जो कि 87वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो पहले लिखा हुआ पाई, तो देखो पाई हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर, तो ये तो हमारे पास रियल में आएगा, बिकॉज मैं सबसे पहले बताया सुपर सेट के अंदर। फिर लिखा हुआ बी -1/√2, ये भी इरेशनल नंबर, तो ये भी वैल्यू है हमारे पास रियल नंबर है। माइनस लिखा फिर 1/3 की पावर हाफ लिखा हुआ, तो ये भी कुछ भी वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होती है रियल नंबर। लेकिन लास्ट में जो वैल्यू दी हुई है ये रूट के अंदर -4। अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्लाइड पे देता हूँ, वापस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, दिस इज़ व्हाट सी,
दिस इज़ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। इस आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। इसका मतलब अगर अंडर रूट के अंदर -4 लिखा हुआ था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 प्लस माइनस। इसका मतलब दिस इज़ व्हाट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो इमेजिनरी नंबर ये कॉम्प्लेक्स में आता है, और हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इमेजिनरी नंबर आता है वो नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब ये जो 4 हो जाएगा माइनस का, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा 2। तो दिस इज़ व्हाट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 मिनट्स विद रिस्पेक्ट टू 1 डे। अब 45 मिनट्स का विद रिस्पेक्ट टू 1 डे, मतलब एक दिन के हिसाब से कितना फ्रैक्शन हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, एक सिंपल सा चीज़ है, क्या बात करेंगे कि सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में तो कितना निकाल रहा है 45, नीचे में ये बोला गया एक दिन, तो 45 तो क्या लिखा हुआ, मिनट्स। ठीक है, तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, देखो 60 मिनट होते हैं। हम बात करें एक दिन की, तो एक दिन में कितने घंटे लेंगे अपन यहाँ पर, 24 घंटे लेंगे। कितने लेंगे, 24, बस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। ये डिवाइड करेंगे, दिस इज़ व्हाट 3 टाइम, दिस इज़ व्हाट 4 टाइम। 3 से करेंगे यहाँ पर कितना, 8। तो जब हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/32। कितनी हो जाएगी, 1/32, विच इज़ व्हाट ए। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाली वैल्यू, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बी, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। तो ये हमारे पास कॉमन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चारों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लेना, मतलब देख लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक नहीं कह सकता, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया। जैसे जो ये वाली चीज़ के मैं आपको एग्जांपल नहीं बताया, एग्जांपल बताया था थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 की वैल्यू 6 दी हुई है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर 9 से, तो क्या वैल्यू आएगी। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू 6 को, इसको मैं फॉर्म को कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। जब इसमें यहाँ पर m और m दोनों अलग होते हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 2 की पावर 15। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर 8, ठीक है, इसकी पावर -2। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 8 या 1/2 की पावर 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट 2 की पावर 16। तो अगर मैं इसको mn के फॉर्मूले से लिखूँ, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर -16। तो इस वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -16 ले सकते हैं। तो ये जो चीज़, दोनों चीज़ की हमारे पास क्या हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई माइनस वैल्यू तो वैल्यू कर सकते हैं, और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें मतलब ज़्यादा पढ़ने के लिए तो है नहीं। डिजिबिलिटी अच्छी तरह से देख लेना, यूनिट डिजिट अच्छी तरह देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो रिकरिंग वाला जो मैंने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझाया, ये अच्छी तरह से वापस देख लेना। नेक्स्ट डेसिमल समझ लेना, ये रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें पता ही है ना, तो ये वाली चीज़ अच्छी तरह से याद कर लेना, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं PDF आपको अवेलेबल कराऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यहीं पे इतना ही है, और आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, उसके अंदर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, वो चीज़ कवर करेंगे। अब ये वीडियोज़ रेगुलरली आएगी, हर एक दिन या 2 दिन छोड़ के आ जाएगी। मतलब मेरा कहने का अंदर सेंस ऐसा है कि नवंबर से पहले मैं आपका मैथ्स का और साइंस का, मतलब नवंबर तक मैथ्स का साइंस का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करा लूँगा, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, मेन चीज़ अब तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल चाहिए जिसमें आप वो चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं 3rd ग्रेड के लिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 21 फरवरी को या 21 जनवरी को सॉरी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया, तो इसलिए लमसम 3 महीने रहे हैं। तो मेरा ये टारगेट है कि आप नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लो, ताकि आप इसको रिवीजन अच्छी तरह से कर सको, क्योंकि सिर्फ साइंस और मैथ्स से सिलेक्शन नहीं होगा, साथ में आपको राजस्थान जीके भी करनी पड़ेगी। राजस्थान जीके पढ़नी तो उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ भी जाकर देख सकते हो। सबका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने मतलब जो भी सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो नए अपडेट्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।